नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं फिर से कुछ क्लासिफिकेशन के फीचर्स लेकर आई हूँ जिससे हम एनिमल्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरह से जान सकेंगे। राइट, पिछले कुछ वीडियोस में हमने उनका सेल्यूलर लेवल पढ़ा था। राइट, बॉडी सिमेट्री पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ सीलोम पढ़े थे, ठीक है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस देखी थी, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था कि वो कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट है और कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है। आज ऐसे ही कुछ फीचर्स देखने वाले हैं, ठीक है, और इन फीचर्स से रिलेटेड टर्म्स, इन फीचर्स से रिलेटेड टर्म्स आपको आगे एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो आज जो हम फीचर पढ़ने जा रहे हैं उनमें से पहला फीचर है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन नाम सुनते ही या फर्टिलाइजेशन टर्म पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आता है? दैट फ्यूजन किसका हो रहा है? मेल गमीट का और फीमेल गमीट का, ठीक है। जब फीमेल गमीट और मेल गमीट का फ्यूजन होएगा उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। चलिए आइए लिख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गमीट एंड फीमेल गमीट। किसका फ्यूजन? मेल गमीट और फीमेल गमीट के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब मेल गमीट क्या होता है? कौन सा होता है मेल गमीट? और मेल के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं? ये। फीमेल के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? सर्कल विद अ प्लस साइन, फीमेल गमीट, ठीक है। मेल गमीट होता है स्पर्म। मेल गमीट क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल गमीट क्या होता है? फीमेल गमीट क्या होता है? ओवा, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं? एग। राइट, जब इन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन। जब ये दोनों एक साथ आते हैं, दोनों की प्लॉइडी क्या है? एन। इसकी भी प्लॉइडी क्या है? एन। Whenever these both two fuse, दोनों एक साथ आते हैं, फ्यूज होते हैं, उनका यूनियन होता है, तब वो क्या बना लेते हैं? एक डिप्लॉयड सेल, 2n। राइट, और इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं? फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड ओवा। फर्टिलाइज्ड ओवा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब पीछे चलते हैं एक बार। अब हमने ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है? ये क्लासिफिकेशन हमने इस बेसिस पे किया है कि फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट कहाँ हो रहा है? क्या वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है या फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है? अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। यही फर्टिलाइजेशन, अगर यही यूनियन ऑफ गमीट्स, मेल एंड फीमेल गमीट्स फीमेल की बॉडी में, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलिए आइए देख लेते हैं क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। राइट, तो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। ओके, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूं, सैल्मन। राइट, सैल्मन। तो सैल्मन के दो काउंटर पार्ट्स हैं। एक, ये कौन से साइन हुआ? फीमेल साइन। और दूसरा साइन कौन सा हुआ? मेल साइन। तो सैल्मन की जो मेल फिश होती है, क्या होती है? जो मेल फिश होती है वो अपने स्पर्म्स वाटर बॉडी में रिलीज कर देती है, वाटर बॉडी में रिलीज कर देती है, ठीक है।
ये रिलीज कर दिया सैल्मन ने अपने सारे स्पर्म्स, कहाँ रिलीज कर दिए, वाटर बॉडी में रिलीज कर दिए, राइट। अब जो फीमेल सैल्मन होती है वो क्या करती है, रिवर बेड पे जाती है, वो क्या करती है, रिवर बेड पे जाती है एंड रिवर बेड पे अपने सारे एग्स को ले कर देती है, ले एग्स। द फीमेल सैल्मन लेज एग्स कहाँ पे, रिवर के बेड पे, ठीक है। अब रिवर बेड पे जब वो ले एग्स को ले कर देती है तो ये जो स्पर्म्स है, राइट, जो मेल गमीट होता है, एक मैं आपको चीज़ क्या बताना चाहूँगी कि जो मेल गमीट होता है, क्या होता है, मेल गमीट, वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, कैसा होता है, मोटाइल होता है। इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो मेल सैल्मन है, कौन है, मेल सैल्मन, मेल सैल्मन के स्पर्म्स मूव कर सकते हैं वाटर बॉडी में, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वाटर बॉडी में। जबकि जो फीमेल गमीट होता है, क्या होता है, फीमेल गमीट, वो नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता, वो एक ही जगह पे जहाँ पे एग को ले किया जाएगा वहीं वो एग्स रहेंगे, वो अपनी जगह से मूव नहीं हो सकते, राइट। सपोज ये रिवर बेड है और यहाँ पे फीमेल सैल्मन ने अपने एग्स ले किए हैं, तो ये एग्स यहीं रहेंगे, ये एग्स यहीं रहेंगे। ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म इन तक आएंगे, ये स्पर्म्स इन तक आएंगे और इनको क्या करेंगे, इनके साथ फ्यूज करेंगे, इनके साथ यूनियन करेंगे और ऐसे फर्टिलाइजेशन को जो फीमेल की बॉडी से बाहर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वाटर बॉडी में हो रहा है। ज़रूरी नहीं है हर ऑर्गेनिज्म का वाटर बॉडी में हो, किसी ऑर्गेनिज्म का लैंड पे भी हो सकता है, ठीक है, पर कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल और फीमेल गमीट का फ्यूजन फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सारे रेप्टाइल्स, राइट, हमारी एव्स, बर्ड्स, सारी कौन, बर्ड्स, हमारे मैमल्स। आप हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट। अगर आप ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमंस की बॉडी में फीमेल एग और मेल स्पर्म का फ्यूजन होता है, तभी हमारी बॉडी में एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनता है और उसमें फर्दर डिविजन्स होने से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, राइट, एम्ब्रियो बनता है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास क्या आएंगे, पाइसीज, क्या आएंगे, पाइसीज, और क्या आएंगे, एम्फीबियंस, क्या आएंगे, एम्फीबियंस, ठीक है। तो स्टारफिश हो गया। सैल्मन के बारे में हमने पढ़ा, सैल्मन का हमने एग्जाम्पल देखा, फ्रॉग, राइट, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। मैमल्स में अगर हम सबसे इजी एग्जाम्पल देखें जो हम रिलेट कर सकते हैं, दैट इज ह्यूमंस, दैट इज ह्यूमंस। आते हैं नेक्स्ट फीचर पे, वो फिर से क्या है, फर्टिलाइजेशन है, बट दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये है, ये फर्टिलाइजेशन जो है ये बताता है कि जो दोनों मेल और फीमेल गमीट हैं, जो मेल और फीमेल गमीट हैं, क्या वो एक ही पेरेंट से आए हैं या फिर दो पेरेंट से आए हैं, ठीक है। अगर साइन याद रखते हैं ये मेल का होगा, ठीक है, जिसमें ऐसा साइन आया वो किसका होगा, मेल का, और जिसमें प्लस जैसे साइन आया वो किसका होगा, फीमेल का। तो जो मेल गमीट है और जो फीमेल गमीट है, राइट, जो मेल गमीट है और जो फीमेल गमीट है, ये दोनों गमीट अगर किसके हुए, किससे ऑब्टेन हुए, सेम पेरेंट से, किससे ऑब्टेन हुए, सेम पेरेंट से ऑब्टेन हुए, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ऐसा किस में होता है, कुछ फ्लैट वर्म्स में होता है, उसका एक एग्जाम्पल है टेप वर्म, राइट।
क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जल्दी बताइए, वेरी इजी, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या होएगा, जब मेल गमीट, कौन सा गमीट, मेल गमीट और फीमेल गमीट, राइट, स्पर्म और एग दोनों ही किसके होंगे, कमिंग फ्रॉम सेपरेट पेरेंट्स, कमिंग फ्रॉम सेपरेट पेरेंट्स, अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे होंगे, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है, दो पेरेंट्स के बीच में, उनके गमीट्स के बीच में फ्यूजन हो रहा है, दोनों गमीट्स का ओरिजिन अलग है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और ऐसा किस में होता है, पाइसीज से लेकर मैमल्स तक सारे फाइलम्स में, पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, सारे फाइलम्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा डेवलपमेंट। क्या है हमारा नेक्स्ट फीचर, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, तो देख लेते हैं डेवलपमेंट क्या होता है, राइट। सो व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट is the phase from birth, right, or from the beginning of life, ऑर्गेनिज्म के लिविंग स्पैन की बिगनिंग से कहाँ तक, उसकी मेच्योरिटी तक, जब तक वो एक अडल्ट फॉर्म नहीं ले लेता है। क्या नहीं ले लेता है, अडल्ट फॉर्म, राइट, एक अडल्ट फॉर्म नहीं बना लेता है, तब तक इस पूरे पीरियड में जो जो चेंजेस, वॉट एवर चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म अंडरगो करता है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज फ्रॉम बर्थ टू मेच्योरिटी इज नोन एज डेवलपमेंट, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ एनिमल्स जैसे बचपन में दिखते हैं वैसे ही वो अडल्ट फॉर्म में दिखते हैं, बस उनका साइज या कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बचपन में बिल्कुल अलग दिखते हैं, जबकि वो मेच्योरिटी में जो दिखते हैं वो फॉर्म उनका बिल्कुल अलग दिखता है। वो बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, उनका साइज, कलर, रेस्पिरेशन पैटर्न, ये सब चेंज हो जाता है, ठीक है। उनमें नए नए ऑर्गन्स या नए नए ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे बताइए, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या हुआ, डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ कि सीधा जो जुवेनाइल फेस था या जो बेबी फॉर्म था वैसा ही फॉर्म सेम कौन सा दिखता है, अडल्ट फॉर्म दिखता है, सिर्फ साइज और कलर का चेंज होता है, राइट। तो हम ये भी देख लेते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक, बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक नो इंटरमीडिएट चेंजेस, सॉरी नो इंटरमीडिएट स्टेजेस, कोई भी इंटरमीडिएट जुवेनाइल स्टेज नहीं होती, ठीक है। यंग वन, जो यंग वन है एनिमल का, दैट रिजेंबल्स, किससे मैच करता है, उस एनिमल के अडल्ट फॉर्म से मैच करता है, ठीक है। ये दो सबसे बड़े फीचर्स हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट के। यहीं अगर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में, सो बर्थ से मैच्योरिटी तक लेकर देयर आर अ फ्यू इंटरमीडिएट, कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस हमें मिलते हैं, राइट। जो यंग वन होता है, जो यंग वन होता है दैट डज नॉट रिजेंबल द अडल्ट, अडल्ट से वो रिजेंबल नहीं करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट के। क्या एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रा, मतलब छोटा हाइड्रा अगर हमें ऐसे कुछ दिख रहा है तो बड़ा हाइड्रा भी हमें ऐसे ही कुछ दिखेगा, राइट।
ठीक है, अर्थवॉर्म्स, छोटे अर्थवॉर्म्स, बेबी अर्थवॉर्म्स और अडल्ट अर्थवॉर्म्स दोनों सेम दिखेंगे। सिमिलर कंडीशन इज विथ सिल्वर फिश, राइट? क्यों? क्योंकि उनमें कोई इंटरमीडिएट चेंजेस नहीं है, कोई इंटरमीडिएट स्टेजेस नहीं आ रही है, कोई ज़्यादा उनमें चेंजेस नहीं हो रहे एक्सेप्ट साइज। साइज बस ये है कि जो बेबी होगा वो छोटा होगा और जो अडल्ट होगा वो बड़ा होगा और थोड़ा सा कलर में चेंज आ सकता है, ठीक है? मे बी अर्थवॉर्म्स जो बेबी हो वो लाइट कलर में हो और जो बड़े अडल्ट फॉर्म्स हो वो डार्क रेड कलर में हो, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, राइट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ऐसे डेवलपमेंट में ऑर्गेनिज्म, एनिमल जब पैदा होता है उसके बाद इट अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस, राइट? हो सकता है वो पैदा हुआ पानी में पर रहेगा अडल्ट फॉर्म उसका कहाँ पे? लैंड पे। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फ्रॉग की बात करते हैं, तो फ्रॉग कैसे, देखिए कितनी सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है? एग है, स्पर्म है, इनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, ठीक है? जाइगोट बन के क्या बना? एम्ब्रियो बना। क्या बना? एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बना उसका? टैडपोल। क्या बना उसका? टैडपोल। और ये टैडपोल कौन सी स्टेज है? लार्वल स्टेज है। कौन सी स्टेज है? लार्वल स्टेज। ये रहती कहाँ है? वाटर में। ये रहती कहाँ है? वाटर में। अगर ये वाटर में रहती है तो ये रेस्पायर कैसे करेगी? ऑफ कोर्स गिल्स से रेस्पायर करेगी, या फिर क्या होगी? स्किन ब्रीदिंग होगी। तो इसमें रेस्पिरेशन का मोड अलग होगा। यही फिर क्या बनाती है? यही टैडपोल। इसी टैडपोल में फिर क्या डेवलप हो जाते हैं? लेग्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? लेग्स। 2 लेग्स डेवलप हो जाते हैं इसी टैडपोल में। फिर इस टैडपोल में ये टैडपोल चेंज हो जाता है इनटू फ्रॉगलेट, और इस फ्रॉगलेट में क्या होता है? टेल होती है, टेल प्लस 4 लेग्स। क्या होते हैं? टेल होती है, साथ में क्या होते हैं? 4 लेग्स होती हैं। तो पहले तो कौन सा एक स्टेज हुआ? टैडपोल का। फिर टैडपोल में क्या डेवलप हुए? 2 लेग्स डेवलप हुए, ये एक और इंटरमीडिएट स्टेज हो गई। फिर टैडपोल से चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसका चेहरा या उसकी बॉडी सरफेस चेंज हुई और वो क्या बन गया? एक फ्रॉगलेट। और उसने क्या डेवलप, उसके पास, टैडपोल के पास टेल थी, अब फ्रॉगलेट के पास 2 से 4 लेग्स हो गए और टेल हो गई, ठीक है? अब ये टेल डीजनरेट होगी और 4 लेग्स रहेंगे और फ्रॉग बनेगा। क्या बनेगा? फ्रॉग बनेगा, ठीक है? तो फ्रॉग के पास टेल डीजनरेट हुई, 4 लेग्स हो गए। तो ये कितनी सारी 1 2 3 इंटरमीडिएट स्टेजेस आई डेवलपमेंट में, आई ना? सीधा जाइगोट से फ्रॉग तो नहीं बनाना, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। मतलब जाइगोट से बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस क्रॉस करने के बाद में हमें क्या मिला? फ्रॉग मिला, फ्रॉग का अडल्ट फॉर्म मिला। अब ये जो अडल्ट फॉर्म है ये कहाँ रहता है? लैंड पे रहता है। और कैसे ब्रीथ करता है? ये लंग्स से ब्रीथ करता है। ये कैसे ब्रीथ करता है? लंग्स से ब्रीथ करता है। सो मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हुआ? मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी चेंज हो गया, राइट? सो देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस। ऐसे डेवलपमेंट को, जिसमें इतनी सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस आए, डिफरेंट एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जहां सीधा जाइगोट से अडल्ट फॉर्म या फिर बेबी से अडल्ट फॉर्म नहीं बनता। इंटरमीडिएट स्टेजेस बहुत सारी होती हैं, चेंजेस बहुत सारे होते हैं, राइट? एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, एक टर्म व्हेन देयर आर सो मैनी चेंजेस, राइट? जब इतने सारे चेंजेस होते हैं तो इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मैं अलग कलर से लिखती हूँ ताकि आपको यहाँ दिखाई दे, राइट? इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, राइट?
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मेटामॉर्फोसिस मतलब आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती जा रही है, राइट? यू आर चेंजिंग योर फिजिकल अपीयरेंस, ओके? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, दैट यू आर हैविंग वेरी लॉट नंबर ऑफ morphological phases, right? You're changing a lot number of morphological phases to achieve what? क्या achieve करने के लिए? अपना adult form. कहाँ से अपना adult form? From the juvenile stage, from the juvenile or the baby form, right? ठीक है, तो आपको डेवलपमेंट समझ आ गया कि डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है दैट ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म undergoes from birth to maturity is known as development. अगर सीधा बेबी से अडल्ट फॉर्म बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी चेंजेस, और बेबी और जो अडल्ट फॉर्म है वो सेम दिखते हैं बिल्कुल, ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट? और अगर बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, राइट? नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है हमारा क्लीवेज। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा? क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है बेटा? whenever the sperm and the ova fuse and make a zygote or a diploid or a double ploidy of the गमीट्स, राइट? क्योंकि मैंने 2n क्यों लिखा? क्योंकि स्पर्म भी n होता है और क्या होता है? ये भी n होता है, एक भी n होता है, तो 2n बन गया जाइगोट, ठीक है? इस जाइगोट में क्या होंगे फर्दर? सपोज ये जाइगोट है, अब इस जाइगोट में हमारे फर्दर क्या होंगे? डिविजन्स होंगे, फर्दर डिविजन्स हो गए, राइट? 2 सेल स्टेज आ गई, फिर 2 सेल से ये दोनों डिवाइड करेंगे इनटू 4 सेल स्टेज, 4 सेल से डिवाइड करेंगे इनटू 8 सेल स्टेज, जो इनके पीछे हमें दिखेंगे, राइट? तो ये ऐसे डिविजन्स चलते रहेंगे कि नहीं चलते रहेंगे, राइट? तो इस डिवीजन में क्या हो रहा है? ये डिवीजन होने के लिए क्या हो रहा है? सेल का क्लीवेज हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल का क्लीवेज हो रहा है। अब क्लीवेज होने के बाद ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर, ठीक है? अब जब ऐसे ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं और हर ब्लास्टोमियर को उसका फंक्शन असाइन कर दिया जाता है या डिटरमाइन कर दिया जाता है, ऐसे क्लीवेज को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। मतलब एक सेल X फंक्शन करेगा, दूसरा सेल Y फंक्शन करेगा, तीसरा सेल Z फंक्शन करेगा, ठीक है? अब जब ये पूरे XYZ साथ में आएंगे तभी क्या बनेगा? हमारा एम्ब्रियो। तभी हमारा पूरा एम्ब्रियो बनेगा जो कि ट्रांसफॉर्म होगा into an individual, right? into a baby individual. अगर एक भी ब्लास्टोमियर मिसिंग है तो वो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा या डेवलपमेंट अबॉर्ट हो जाएगा, राइट? सो फॉर डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है? जो भी सेल जाइगोट से डिवाइड होता है, राइट, ब्लास्टोमियर बनता है, उस हर ब्लास्टोमियर को फंक्शन असाइन कर दिया जाता है, उनकी टोटीपोटेंसी की हर सेल एम्ब्रियो बना ले, ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ये प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, बिकॉज दे हैव बीन असाइंड, उनको पर्टिकुलर फंक्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं ऐसे क्लीवेज को हम कहते हैं डिटर्मिनेट, जो कि एनालिड्स में होता है। अब हम आते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज पे, ठीक है? अब आप नाम से ही सुन लीजिए, इनडिटर्मिनेट मतलब कुछ डिटर्मिनेशन ही नहीं है, कुछ फिक्स्ड ही नहीं है, राइट? यहाँ पे जाइगोट बना, क्या बना? यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, क्या हुआ? जाइगोट में क्लीवेज हुआ, सेल्स बने, ठीक है? अभी तक इनको कोई भी फंक्शन असाइन नहीं किया गया है और ये सारे सेल्स, इनमें से हर सेल, एवरी इंडिविजुअल ब्लास्टोमियर इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ कंप्लीट एम्ब्रियो, राइट? अगर मैं इस सेल को भी यहाँ से निकाल दूँ,
ठीक है, इस सेल को यहाँ से निकाल दूँ, इस सेल को यहाँ से निकाल दूँ और इस सेल को यहाँ से निकाल दूँ, तो ये सारे सेल्स इंडिविजुअली कैपेसिटी रखते हैं एम्ब्रियो बनाने की, राइट. दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एम्ब्रियो ऑन देयर ओन, राइट. दे हैव द प्रॉपर्टी कॉल्ड टोटिपोटेंसी, जो कि डिटर्मिनेट क्लीवेज में ब्लास्टोमियर्स ने खो दी थी. इसमें कोई भी फंक्शन, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में ब्लास्टोमियर्स को कोई भी फंक्शन असाइन नहीं किया गया है, राइट. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. जो सारे हमारे कॉर्डेट्स हैं उनमें इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है. क्या होता है? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है. आइए नेक्स्ट पे आते हैं. रेस्पिरेशन, सांस कैसे लेता है ऑर्गेनिजम्स, एनिमल सांस कैसे लेता है, उसमें गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है. ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, किसी भी गैस का एक्सचेंज हो सकता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज. ठीक है, अब अगर इनको हम दो मोड्स में डिवाइड कर देते हैं कि रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, वेदर ऑक्सीजन इज नीडेड एंड वेदर ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड, राइट. इस बेसिस पे हम रेस्पिरेशन को दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इज नीडेड by the animal for किसके लिए जरूरत होती है? ग्रोथ, फॉर ग्रोथ, राइट. एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. क्या ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. चलिए आइए देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन किन किन ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे होता है. आइए देखिए. अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये बॉडी सरफेस से भी हो सकता है, राइट. बॉडी की जो सरफेस है इससे भी हो सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती. और ऐसा ये किस में होता है? ऐसा ये होता है हमारे सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में, या ऐसे बोल सकते हैं जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ हाइड्रा. ठीक है, दूसरा रेस्पिरेशन होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, मतलब जो कि फिशेस में होता है, जो वो गिल्स के थ्रू करती हैं. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किस में होता है? जहाँ पे गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ठीक है, जब रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है, ठीक है, स्किन इंटीग्यूमेंट के थ्रू होता है, राइट, या फिर आउटर बॉडी के आउटर इंटीग्यूमेंट से होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस. क्या बोलेंगे हम उसको? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्या बोलेंगे हम उसको? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, राइट. ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसमें होगा? अर्थवॉर्म्स, लीच, फ्रॉग. ठीक है, इनमें होगा. अब जब ऑर्गेनिज्म में या जब एनिमल में डेवलप हो जाते हैं कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, क्या डेवलप हो जाते हैं? कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया. और इस ट्रैकिया से जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? ट्रैकियल रेस्पिरेशन. और ये किस में होता है? हमारे आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स में होता है. ठीक है, ये देखने को मिला. अब क्या डेवलप हो गया? ट्रैकिया डेवलप हो गई. क्या बचा? ट्रैकिया डेवलप हो गई ना, ये ट्रैकिया डेवलप हो गई. अब क्या डेवलप होना बच गया इनमें? लंग्स. अब फर्दर क्या डेवलप होना बच गया? लंग्स. तो जिन ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि मैमल्स में, राइट, रेप्टाइल्स में, एव्स में, किससे होता है? लंग्स से होता है. किससे होता है रेस्पिरेशन? लंग्स से होता है. ट्रैकियल में किससे होता था? ट्रैकिया से होता था. किससे होता था? ट्रैकिया से. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को हम और क्या बोलते हैं? स्किन ब्रीदिंग, क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अपनी बाहरी सतह से, बाहरी लेयर से, स्किन से रिस्पायर कर रहा है. ब्रैंकियल में गिल्स से कर रहा है, और बॉडी सरफेस में तो जो आउटर बॉडी सरफेस है, जो आउटर बॉडी सरफेस पे जो बहुत सारे सेल्स हैं उनसे रेस्पायर कर रहा है, क्योंकि जो उसकी बॉडी की जो लेयर है वो बहुत पतली है. जैसे कि हाइड्रा में दैट्स अ
टू सेल्ड लेयर, जो बॉडी सरफेस है उसका वो टू सेल्ड है, बहुत पतला है, तो डिफ्यूजन की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है, राइट। बॉडी सरफेस में किसके थ्रू हो सकता है? डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है, राइट। ब्रांकियल में गिल से, जो कि फिशेस में देखने को हमें मिलता है। क्यूटेनियस मतलब स्किन ब्रीदिंग होता है, स्किन में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं या कुछ पोर्स होते हैं जिनसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकते हैं, या वो एनिमल्स रेस्पिरेशन कर सकते हैं स्किन से। ट्रैकिया, जिनमें ट्रैकिया बन जाता है। और पल्मोनरी मतलब जिसमें क्या डेवलप हो जाते हैं, जिसमें क्या डेवलप हो जाते हैं? लंग्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। उन रेस्पिरेशन मोड को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ पैरासिटिक एनिमल्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं और उनको उनकी इंटरनल बॉडी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ऐसी कंडीशंस में करते हैं। तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये कुछ पैरासिटिक एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है, राइट। कुछ इनके अलावा मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहूँगी, जैसे कि जैसे कि एक फिश होती है जिसको हम बोलते हैं लंग फिश, ठीक है। ये लंग फिश क्या कहती है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बेटा, जस्ट अपनी जनरल नॉलेज के लिए, और कई बार एमसीक्यू के लिए हम ये नोट कर सकते हैं कि जो लंग फिश होती है बेटा, वो किससे रेस्पिरेशन करती है? वो गिल्स से भी रेस्पिरेशन कर सकती है, और उसके पास और क्या होते हैं? लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकती है, ठीक है। दोनों तरह से वो रेस्पिरेशन कर सकती है। दूसरा, हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, एम्फीबियन बोल सकते हैं आप इसको, राइट। ये 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन करता है, ये 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन करता है। सबसे पहला ये रेस्पिरेशन जो करता है वो करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या करता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? स्किन ब्रीदिंग, मतलब स्किन सरफेस से रिस्पायर करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। दूसरा, इसमें देखा जाता है बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन मतलब जो बकल कैविटी है, जो बकल कैविटी है और जो फेरिंग्स का जो रीजन है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी से रेस्पिरेशन भी करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। मतलब बकोफेरेंजियल कैविटी की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो डेवलप्ड होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, उससे रेस्पिरेशन करना। और तीसरा, जब ये फ्रॉग का अडल्ट फॉर्म बना लेता है, उससे कैसे रेस्पिरेशन करता है? ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जल्दी बताइए, पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन है हमारे पास में? पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन है हमारे पास में? लंग्स है। जब ये लैंड पे रहने लगता है एज इट्स अडल्ट फॉर्म, फ्रॉग के फॉर्म में जब ये लैंड पे रहने लगता है, तब ये क्या यूज करता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि ये किसके थ्रू करता है? लंग्स के थ्रू करता है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे, और वो है एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन का क्या मतलब हुआ? उत्सर्जन। क्या मतलब हुआ? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन से आप सुनते ही समझ गए होंगे कि शरीर में से क्या निकालना है? वेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? शरीर में से वेस्ट। तो जब भी कोई एनिमल अपना खाना खाता है, क्या खाता है? खाना खाता है, ठीक है, उसको पचाता है, तो जो उसमें से पौष्टिक तत्व होते हैं वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको तो बॉडी से निकालना है, राइट। निकालना है कि नहीं निकालना? तो उसको निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। मतलब रिमूवल, बॉडी से निकालना, रिमूवल ऑफ किसका? मेटाबॉलिक वेस्ट। किसका? मेटाबॉलिक वेस्ट जो है कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से हमारे को क्या निकालना है? क्या निकालना है? मेटाबॉलिक वेस्ट निकालना है। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे, राइट। एक्सक्रीशन का एग्जैक्टली क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने सपोज खाना खाया,
आप हमारा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इंसान का एग्जाम्पल ले लीजिए। इंसान क्या करता है, खाना खाता है, ठीक है। वो खाना उसके डाइजेशन में के वजह से क्या होता है, पचता है। कहाँ पे, पेट में पचाया जाता है खाना। पचाने के बाद जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं इंटेस्टाइन्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो जो पचा हुआ खाना होता है उसमें से जब सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं तो बाकी बचा हुआ क्या हुआ, वेस्ट हुआ। वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और यही प्रोसीजर सारे एनिमल्स में होता है। क्या होता है, सारे एनिमल्स में होता है, राइट। अब ये प्रोसीजर दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से कैसे हो सकता है, या तो ये होगा बॉडी सरफेस के थ्रू। कैसा होगा, या तो ये होगा बॉडी सरफेस के थ्रू, मतलब शरीर की सतह से निकलेगा आपका वेस्ट, या फिर क्या होगा, एक अलग तरीके का ऑर्गन प्रेजेंट होगा आपके पास। जैसे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, किडनीज प्रेजेंट है, ठीक है। वो क्या करती है, हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने में मदद करती हैं, यूरिन फॉर्मेशन करती हैं, राइट, ठीक है। ऐसे ही दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो थोड़े एडवांस्ड होते हैं, जिनमें बॉडी सरफेस से नहीं होता, उनके पास क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो बॉडी सरफेस किन में होता है, बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन किन किन में होता है, स्पॉन्जेस में हो सकता है, नाइडेरियंस में हो सकता है, टीनोफोरा में हो सकता है, राइट, एंड इकाइनोडर्मेटा में भी हो सकता है, ठीक है। ये हुआ जिनमें बॉडी सरफेस के थ्रू हो सकता है, राइट। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किन किन में हुए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम भी होते हैं बेटा, ठीक है। हर अलग अलग मेंबर में या हर अलग अलग फाइलम में जिनमें अलग अलग क्या होंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे, वहां पे उनको नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम फ्लैट वर्म्स देखें तो उनमें क्या है, फ्लेम सेल्स हैं। क्या है, ज्वाला कोशिकाएं। क्या बोलेंगे हम इनको, ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, फ्लेम सेल्स को ज्वाला कोशिकाएं, राइट, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या, फ्लेम सेल्स। ये कहाँ मिलेंगे हमारे को, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैट वर्म्स में मिलेंगे। फिर हम देख सकते हैं एस्कैरिस में, क्या देख सकते हैं, एस्कैरिस में राउंड वर्म्स में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, रेनेट सेल्स देख सकते हैं। क्या देखते हैं, रेनेट सेल्स देख सकते हैं, राइट। और फिर हमने देखा एनेलिडा में, राइट, किसमें, एनेलिडा में, अर्थवर्म्स जिसमें आते हैं, उसमें हम देख रहे हैं नेफ्रीडिया एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, जो उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किससे निकलेगा, नेफ्रीडिया से निकलेगा। प्रॉन्स, क्रस्टेशियंस जो होते हैं बेटा, उनमें क्या हमारे को मिलेंगे, एंटेनरी ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स, हरित ग्रंथियां हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित ग्रंथियां हम इसको बोलते हैं, एंटेनरी ग्लैंड्स बोलते हैं। किस में मिलेंगे हमें, ये क्रस्टेशियंस में मिल सकते हैं, प्रॉन्स में मिल सकते हैं। हम इनको एंटेनरी ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये जो ग्रंथियां होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एनिमल के एंटेना जहां से निकलते हैं उसके पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके पास में प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम एंटेना से शुरू होता हुआ एंटेनरी हो गया है, राइट। क्या हो गया है, एंटेनरी हो गया है। और ये कहाँ हमें मिलेंगे, प्रॉन्स में मिलेंगी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा और इंसेक्ट्स, राइट। मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, इनमें क्या मिलते हैं हमें, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। साथ ही साथ में हम देख सकते हैं मॉलस्क्स और वर्टिब्रेट्स में हमें क्या मिलेंगी, किडनीज मिलेंगी। मॉलस्क और वर्टिब्रेट्स में हमें क्या मिलेंगी, किडनीज मिल सकती हैं, ठीक है। तो बेटा ये कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जिनसे क्या होगा, इन मेंबर्स में या इन फाइलम्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा, राइट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्सक्रीशन क्या होता है। अब एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या होता है, रिमूवल होता है। अब कितने नाइट्रोजनस तरीके के वेस्ट हो सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके के नाइट्रोजन वेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, अमोनिया रिलीज हो सकता है, किसी में क्या हो सकता है, अमोनिया रिलीज हो सकता है, या फिर क्या रिलीज हो सकता है, यूरिक एसिड रिलीज हो सकता है। क्या हो सकता है, यूरिक एसिड रिलीज हो सकता है, राइट। या फिर क्या हो सकता है, यूरिया रिलीज हो सकता है, यूरिया भी रिलीज हो सकता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स, क्या अमीनो एसिड्स भी रिलीज हो सकते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं अमाइनो एसिड्स भी रिलीज हो सकते हैं। और क्या रिलीज हो सकता है, गुआनिन भी रिलीज हो सकता है एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, राइट। तो ये कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो अलग अलग मेंबर्स में रिलीज हो सकते हैं। अब इन्हीं से लिए हुए नाम हमने दे दिए हैं, जैसे कि
अमोनोटेलिक एनिमल्स क्या है? अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो नाम सुन के बेटा दिमाग जरा चलाइए, दौड़ाइए कि अमोनो से क्या मतलब होगा। अमोनो से मतलब होगा कि इसमें क्या रिलीज हो रहा है, क्या रिमूव किया जा रहा है बॉडी से। अमोनिया रिमूव किया जा रहा है। क्या रिमूव किया जा रहा है? अमोनिया। अब अमोनिया किन किन में रिमूव करा जा रहा है आइए देखते हैं। स्पॉन्जेस में, पॉरीफेरा में, राइट, हाइड्रा, ठीक है, नाइडेरिया, एम्फीबियंस, ठीक है, अर्थवॉर्म्स एंड क्रोकोडाइल्स, इन सब में क्या हो रहा है? अमोनिया है इनका नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या है इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? क्या है इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? अमोनिया, राइट। यूरियोटेलिक, अब यूरियोटेलिक, यूरिया क्या आया यूरियो से? यूरिया। तो इनमें यूरिया सिक्रीट हो रहा है। यूरियोटेलिक एनिमल में क्या हो रहा है? यूरिया सिक्रीट हो रहा है। क्या सिक्रीट हो रहा है? यूरिया, जो किसमें है? शार्क्स में, फ्रॉग्स, टोड्स, टर्टल्स, एस्कैरिस और अर्थवॉर्म्स। अब आप कहेंगे कि मैम अर्थवॉर्म्स अमोनोटेलिक में भी आ रहे हैं और यूरियोटेलिक में भी आ रहे हैं। तो हाँ बेटा, ये एक याद रखने वाली पॉइंट है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थवॉर्म्स में क्या हमें मिल सकता है? दोनों तरीके का हमें एक्सक्रीशन मिल सकता है। कौन सा? अमोनोटेलिक भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है? यूरियोटेलिक भी मिल सकता है। मतलब अर्थवॉर्म क्या कर सकता है? अमोनिया भी रिलीज कर सकता है, साथ में क्या कर सकता है? यूरिया भी रिलीज कर सकता है, राइट। यूरिकोटेलिक, तो यूरिक से क्या, यूरिको से क्या आएगा? यूरिक एसिड आएगा, ठीक है। ये भी हमने देखा था यहाँ पे यूरिक एसिड एज क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स में क्या होगा? यूरिक एसिड सिक्रीट होएगा। रेप्टाइल्स में, जैसे कि आप छिपकलियों में देख सकते हैं, लिजार्ड्स में देख सकते हैं, सांप, स्नेक्स में और चिड़ियाओं में देख सकते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। आगे हम और क्या पढ़ेंगे? आगे हम और भी पढ़ेंगे, जैसे आर्थ्रोपोड्स में भी हमें क्या देखने को मिलेगा? यूरिक एसिड देखने को मिलेगा एज नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट। अमीनोटेलिक एनिमल्स मतलब ये अमाइनो एसिड्स, एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड जब शरीर में बनने लगते हैं तो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, वो क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा? मॉलस्क्स में और इकाइनोडर्म्स में। अगर हम एक मेंबर का एग्जाम्पल दें यहाँ पे, तो वो हम देख सकते हैं स्टार फिश का, राइट। देन हम देखते हैं ग्वानोटेलिक एनिमल्स। तो यहाँ से कौन से सिमिलर लग रहा है ग्वानोटेलिक? ग्वानीन से। मतलब क्या होगा? इन एनिमल्स में या इन मेंबर्स में क्या होगा? ग्वानिन रिलीज होगा एज मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन से एनिमल में होएगा? स्पाइडर में हो सकता है। क्या हो सकता है? स्पाइडर एक आर्थ्रोपोड है बेटा, मकड़ी, ठीक है। मकड़ी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मकड़ी का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो क्या हो सकता है? ग्वानिन हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्वानिन। इसलिए हमने उसको किस में डाला? ग्वानोटेलिक एनिमल्स में, ठीक है, ग्वानोटेलिक एनिमल्स में। तो बेटा ये हमने क्या पढ़े? नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़े, ठीक है, उनके प्रकार पढ़े और देखा हमने कि किस किस मेंबर में या किस किस एनिमल में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट हमें मिल सकता है। तो ठीक है बेटा, इसके साथ में हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होता है। हमने बहुत सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के फीचर्स पढ़े। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डाइजेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, अलग अलग तरह के नर्वस सिस्टम्स भी पढ़े, ठीक है, साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम्स भी देखे हमने, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ स्कल भी देखा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिला के हमने क्या किया? हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमने पूरा कर लिया है, राइट। अब इसी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम यूज़ करेंगे किस लिए? एनिमल किंगडम के वर्गीकरण के लिए। मतलब एनिमल किंगडम को जब क्लासिफाई करेंगे तो इन्हीं सारे फीचर्स को हम यूज़ करेंगे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन करने में, राइट। ठीक है, हर अलग फाइलम के साथ में उसके अलग अलग फीचर्स आएंगे। तो बेटा जितने भी नाम, जितने भी टर्म्स हमने अभी तक सारे पढ़े हैं, वो सारे टर्म्स कहाँ आएंगे यूज़? हमारे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में आएंगे, जब हम हर फाइलम को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, हर फाइलम को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है? आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसा अपने टिप्स पे करना है कि वो आप अपने पॉकेट में परमानेंटली लेके चलोगे। ठीक है,
तभी क्या होगा, आपको क्लासिफिकेशन करने में मज़ा आएगा, क्योंकि जब मैम आपको टर्म्स बताएंगी तो आप याद कर सकोगे कि हमने तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, हमें तो आता है। तो जब आपको ये फीलिंग आएगी अंदर से बहुत अच्छी कि मुझे तो ये आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके और क्लासिफिकेशन बहुत मज़े से पढ़ सकोगे। ठीक है बेटा, तो क्या करना है आप समझ ही गए होगे। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जितने भी हमने उसके फीचर्स पढ़े हैं अभी तक, वो सारे हमें बहुत अच्छे से समझ लेने हैं और याद कर लेने हैं। ठीक है, तो हम बेटा अगली क्लास में मिलेंगे फाइलम पॉरीफेरा के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।